नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं बेहतरीन और शानदार जो हमारी 1000 प्रश्न की सीरीज चल रही है, उसी 1000 प्रश्न की सीरीज का आज चौथा भाग है। प्यारे बच्चों, जो रीड के अंतर्गत लेवल 2 है, उस लेवल 2 की हमारी 1000 प्रश्न की सीरीज चल रही है। उस 1000 प्रश्न की सीरीज में अभी तक हम आप लोगों को 3 वीडियो दे चुके हैं, जिनमें हमने पूरे 100 प्रश्नों को कवर किया है। और केवल 100 प्रश्नों को ही नहीं प्यारे बच्चों, उन 100 प्रश्नों की हमने व्याख्या भी की है, जिससे बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिली है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 301 से लेकर 400 तक के प्रश्न कवर करने वाले हैं। यानी कि बच्चों, आज की इस क्लास में आप लोगों के पूरे 400 प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी तक हमारी क्लास को नहीं देखा है तो एक बार सामाजिक अध्ययन की जो 1000 प्रश्न की सीरीज है, उसे आप जरूर देखें, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बच्चों, यदि आप लोगों ने विश्वास किया है तो मान के चलिए आप लोगों को पूरे 1000 प्रश्न मिलने वाले हैं, जो वह प्रश्न है जो एग्जाम में आए हुए हैं और हो सकता है आने वाली एग्जाम में आ जाए। हमने इस क्लास के अंतर्गत जो 2011 से लेकर 22 तक के जो पेपर हुए हैं, उन पेपर में सामाजिक अध्ययन से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन तमाम प्रश्नों को भी शामिल किया है और उनसे संबंधित प्रश्नों को भी ऐड किया है, जो एग्जाम में आ जाए। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को वीडियो देखना है और कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ में। चलिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है 301वां। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं 300 प्रश्न, जो कि हमारे वीडियो लेक्चर अपने ही प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर हैं। यदि आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी की यदि हम बात करें तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का जन्म आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। ठीक है, और कहां पर होता है प्यारे बच्चों? तो ये पोरबंदर नामक स्थान, जो कि कहां पर है, गुजरात में इनका जन्म होता है। यह हर एक बच्चों को पता है, जो आप लोगों ने पढ़ के रखा है। वहीं यदि देखा जाए प्यारे बच्चों, इनका जो निधन होता है वो होता है 30 जनवरी 1948 को। यानी कि 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा? नाथूराम गोड्स के द्वारा इनको गोली मार के क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। इसीलिए 30 जनवरी को एक दिवस भी मनाया जाता है, जो कि शहीद दिवस है बच्चों। कौन सा दिवस है? शहीद दिवस। बाकी कहीं ना कहीं देखा जाए 2 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो 2 अक्टूबर को एक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। यानी कि गांधी जी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और यदि हम गांधी जी की यदि हम बात करें बच्चों, जो बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि नाथूराम गोड्स के द्वारा इनकी हत्या की गई थी, तो इनकी जो हत्या की गई थी वो कहां पर की गई थी? तो प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना, जो बिरला भवन का जो बगीचा है वहां पर की गई थी। बिरला भवन कहां पर की गई थी? ये बिरला भवन, ठीक है, के बगीचे में। यह याद रखिएगा, बिरला भवन के बगीचे में की गई थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आप लोगों को बताई। बाकी गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो ध्यान रखना, गांधी जी भारत लौटने का जो समय था वो था 1915। क्या था बच्चों? 1915। अब एग्जाम में यह पूछा जाता है कि गांधी जी भारत तो लौटे, लेकिन कहां से लौटे थे ये? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, गांधी जी कहां से लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ये कहां से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। और वहीं आप लोगों को मैं बता दूं, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रश्न आता है कि इनके आने के बाद जो दिवस मनाया जाता है उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रवासी भारतीय दिवस। क्या बोलते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस भी गांधी जी के आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना। जब गांधी जी भारत आए थे बच्चों, उस समय कौन सा दौर चल रहा था? तो उस समय आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध का दौर। आप लोगों को यह याद रखना है। मैंने यहां पर एक प्रश्न था, उस एक प्रश्न से मान के चलिए आपको 6 से 7 प्रश्न कवर करवाए हैं। ऐसे ही हर वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है बच्चों। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग संबंधी विचार किस किताब में लिखे थे? यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग से संबंधित विचार थे वह उन्होंने अपनी कौन सी किताब में लिखे थे? हिंदुत्व में, हिंद स्वराज में, प्रार्थना में, सत्य के साथ मेरे प्रयोग में। तो प्यारे बच्चों, गांधी जी के द्वारा जो
अशोक संबंधी विचार लिखे थे वो किस में लिखे गए थे, ये हिंद स्वराज नामक पुस्तक में लिखे गए थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं यदि बात करें प्यारे बच्चों कि जो गांधी जी थे, इन गांधी जी के यानी महात्मा गांधी जी ने हम किसके नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनकी यदि हम बात करें, इनके जो निजी सचिव थे वह कौन थे, यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो इनके निजी सचिव थे बच्चों वो कौन थे, तो इनके निजी सचिव थे माधव देसाई। कौन थे बच्चों, माधव देसाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, माधव देसाई। ये एग्जाम में भी प्रश्न आया हुआ है कि गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था, तो गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था बच्चों, माधव देसाई था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बहुत शानदार आप लोगों के सामने, हथियारबंद आदिवासी किसे ईश्वर का अवतार मानते थे। जो ध्यान रखना यहाँ पर एक शब्द लिखा है हथियारबंद, जो हथियारबंद आदिवासी लोग थे ये किसे ईश्वर का अवतार मानते थे, महात्मा गांधी को, बाबा रामचंद्र को, सीताराम राजू को, सरदार पटेल को। तो इस प्रश्न के मुताबिक इसका उत्तर होगा सीताराम राजू को। बाकी यदि प्यारे बच्चों आप लोगों से पूछा जाए कि आदिवासी किसे अपना ईश्वर का अवतार मानते हैं, तो आदिवासी लोगों की यदि हम बात करें तो ये ध्यान रखना किसको मानते थे, बिरसा मुंडा को, ठीक है। बिरसा मुंडा को कहीं ना कहीं ईश्वर का अवतार मानते थे और कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा को जिस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, धरती बाबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता था, धरती बाबा के नाम से। वहीं आप लोगों को पता होना चाहिए किसके बारे में, सरदार पटेल जी के बारे में। तो इनको किसके लिए याद किया जाता है, एकता के लिए याद किया जाता है। और 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, एकता दिवस मनाया जाता है। भारत की रियासतों को एक करने का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए अगला प्रश्न है, बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान के बाहर निकलने की छूट नहीं थी, इसके लिए बनाया गया कानून था। एक तरीके से मजदूरों को प्यारे बच्चों बंधुआ मजदूरी के रूप में काम करवाने वाला कानून था, या फिर हम यूं कहें कि बिना किसी की परमिशन से, बिना परमिशन के आप बाहर नहीं निकल सकते, बिना परमिशन के बाहर ना निकलने वाला कानून, ठीक। तो ना निकलने देने वाले कानून की यदि हम बात करें तो वह इंडियन वर्ल्ड लेबर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, रोलेट एक्ट, कॉर्न लॉ। तो बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान के बाहर निकलने की छूट नहीं थी। तो इसके लिए जो कानून लाया गया था, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, वो था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 304 का आंसर है बी। चलिए, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज से शहीद हुए थे। जो साइमन कमीशन था आप सभी लोगों को पता होगा प्यारे बच्चों, 1927 में आया हुआ था साइमन कमीशन। इसको लेकर कहीं ना कहीं गो बैक के नारे लगाए गए थे। किसके नारे लगाए गए थे, गो बैक के। 1927 में स्टार्ट हुआ, लेकिन भारत में यदि प्रवेश की यदि हम बात करें बच्चों तो 1928 के लगभग भारत में आया। तो जब ये साइमन कमीशन भारत आया तो उसकी यदि हम बात करें तो गो बैक के नारे लगाए। क्योंकि गो बैक के नारे इसलिए लगाए क्योंकि इसमें सभी लोग कैसे थे, गोरे लोग थे, इसलिए इसमें नारे लगाए गए गो बैक। और इस गो बैक के नारे लगाने में जो व्यक्ति शहीद हुए थे उनका नाम है लाला लाजपत राय, जिन्हें प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, लाला लाजपत राय जी को किस नाम से, पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो लाला लाजपत राय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट दलित वर्ग एसोसिएशन तथा संविधान से संबंधित है। ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना है जो पूना पैक्ट से संबंधित, दलित वर्ग से संबंधित और कहीं ना कहीं संविधान से भी संबंधित थे। तो महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, CR दास। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि कहीं ना कहीं पूना पैक्ट और किससे संबंधित है, ये दलित वर्ग और संविधान से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सेवाग्राम आश्रम स्थित है। जो सेवाग्राम आश्रम है ये कहाँ स्थित है, साबरमती में है, वर्धा में है, इलाहाबाद में है, चंपारण में है। तो प्यारे बच्चों सेवाग्राम आश्रम की यदि हम बात करें तो सेवाग्राम जो आश्रम है ये कहाँ पर है, वर्धा में है। वर्धा कहाँ पर पड़ता है बच्चों, तो वर्धा जो क्षेत्र पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। जिस सेवाग्राम आश्रम की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी और बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में फूल है तथा वे हाथी और शेर के बीच खड़ी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस चित्र में हाथी और शेर प्रतीक है, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो जंगली जानवर के
रंगों के, शक्ति और सत्ता के, किसी के भी नहीं। तो प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें तो हाथी और शेर जो प्रतीक है, ये किस चीज के प्रतीक हैं? शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं यदि हम बात करें, जैसे हाथी और शेर के बारे में बात आई है, तो हमारे भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है प्यारे बच्चों, भारत का क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अशोक स्तंभ। और इस अशोक स्तंभ की यदि हम बात करें तो इसको कहां से लिया गया है बच्चों? तो इसको सारनाथ नामक स्थान से लिया गया है, ठीक। कहां से लिया गया है? सारनाथ, जो कि कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महर्षि अरविंद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक लिखी गई थी प्यारे बच्चों, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922, 8 नवंबर 1924, 10 फरवरी 1927, 9 अप्रैल 1930। तो चोरी चोरा की जो घटना हुई थी प्यारे बच्चों, ये हुई थी 5 फरवरी 1922। इस घटना के दौरान क्या हुआ था? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस घटना के दौरान जो है एक थाने के अंतर्गत, या थाना जो है उसमें क्या आग लगा दी गई थी। क्या लगा दी गई थी बच्चों? थाने में कहीं ना कहीं आग लगा दी गई थी। तो उस घटना को कहीं ना कहीं चोरी चोरा कांड की घटना कहा जाता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी घटना के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था बच्चों? तो असहयोग आंदोलन। पूछा जाता है असहयोग आंदोलन, कौन सी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो वह घटना कौन सी थी? चोरी चोरा कांड की घटना, जो कि 1922 में घटित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट एक तरीके से इस कानून के बारे में यदि हम बात करें बच्चों, तो इस एक्ट को कहा जाता था ना अपील, ठीक है, ना इसके बारे में कहा जाता ना अपील, ना दलील, और एक तरीके से ना वकील, ठीक। ना अपील, ना दलील और ना वकील वाला कानून। ना तो आप अपील कर सकते, ना दलील कर सकते, ना वकील कर सकते, इस प्रकार का कानून था। यानी कि रॉलेट एक्ट कोई एक एक्ट नहीं था प्यारे बच्चों, ये एक कहा जाता है कि ये काला कानून था। कैसा कानून था? काला कानून। यानी कि केवल शक के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कानून था। तो इसे कब पारित किया गया था? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इसे 1919 में पारित किया गया था, ठीक है। तो 311 का आंसर हो जाएगा बी। रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई थी? यानी कि इसी के विरोध में जो हड़ताल हुई थी, ये कब हुई थी? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ के रखा होगा कि रॉलेट एक्ट के कहीं ना कहीं विचार को ध्यान रखते हुए 13 अप्रैल 1919 को एक घटना हुई थी, ठीक है बच्चों। 13 अप्रैल 1919 के बारे में आप सभी बच्चों ने सुना होगा। 13 अप्रैल 1919 को जो घटना होती है वो अमृतसर में घटना घटित होती है, अमृतसर में, जिस घटना को आप सभी बच्चों ने याद करके रखा होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड प्यारे बच्चों, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं इससे कुछ हटके कि ये घटना तो घटी थी 13 अप्रैल 1919 को, लेकिन हड़ताल की यदि हम बात करें कि देशव्यापी स्तर पर जो हड़ताल हुई थी वो कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों ये हो गई थी 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? देश के महान वीर सैनिक जो देश की आजादी के लिए शहीद हुए थे, आप सभी को पता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के बारे में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों, इनकी यदि हम बात करें तो इनके द्वारा जो नारा दिया गया था वह कौन सा? दिल्ली चलो, इंकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध का अधिकार है। तो भगत सिंह के द्वारा जो नारा दिया गया था बच्चों, वो ध्यान रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार और गजब का प्रश्न है जो कि आप लोगों को बताना है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? यानी कि भारत में एक तरीके से स्वतंत्रता को लेकर जो प्रस्ताव पारित हुआ था, ये कब पारित हुआ था? जून 1928, दिसंबर 1929, अगस्त 1930, जुलाई 1947। तो पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव पारित हुआ था प्यारे बच्चों, ये हुआ था दिसंबर 1929 को, ठीक है। तो दिसंबर 1929 को पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था, जो आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में दुनिया को जोड़ने वाले पहले लोग कौन थे और क्यों? यानी कि प्राचीन समय में जो दुनिया को जोड़ने वाले लोग थे वह कौन थे? पुजारी और तीर्थकारियों ने ज्ञान और आध्यात्मिक पूर्ति के लिए विशाल दूरी तय की, यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थयात्रियों ने ज्ञान, अवसर, आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की,
व्यापारी या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बी वाला, यानी कि यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थयात्री थे जिन्होंने कहीं ना कहीं किसके लिए, जोड़ने के लिए काम किया था लोगों को, और क्यों? ताकि आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। वैश्वीकरण की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो आप सभी बच्चों को पता होगा एलपीजी के बारे में, इसके बारे में सुना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन या फिर इन दोनों की, तीनों की हम बात करें, इसकी शुरुआत होती है 1991 से। ठीक है, ये 1991 से इसकी शुरुआत होती है। तो वैश्वीकरण का मुख्य रूप से किस चीज को संदर्भित करने का उद्देश्य है? व्यापार, काम की तलाश में लोगों का प्रवास, पूंजी का संचालन, एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है, वैश्विक समाजों के बीच सांस्कृतिक संबंध। तो इस प्रश्न के मुताबिक इसका उत्तर हो जाएगा वैश्विक समाजों के बीच सांस्कृतिक संबंध। चलिए 317, 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे, यानी कि बहुत समय पहले प्यारे बच्चों एक सभ्यता थी जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसी सिंधु घाटी सभ्यता को प्यारे बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी सभ्यता को बच्चों ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हड़प्पा सभ्यता। बाकी यहीं इसी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा है, यह कौन सी नदी के कारण पड़ा है बच्चों? तो ध्यान रखना सिंधु नदी के कारण पड़ा है। वहीं हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों पड़ा? ताकि हड़प्पा शहर के कारण पड़ा है। बाकी इनके फेमस शहर के रूप में आप लोगों को ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो यहाँ का एक प्रमुख शहर है जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है बच्चों। किसका टीला? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका जो संबंध था वो किससे था? पश्चिमी एशिया से, पूर्वी एशिया से, मध्य एशिया से, यूरोप से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पश्चिमी एशिया से। चलिए अगला प्रश्न है, मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली कौड़ियों को किस स्थान से प्राप्त किया जाता था? तो पहले के समय में मुद्रा नहीं चलती थी प्यारे बच्चों। पहले के टाइम पे जो एक तरीके से मुद्रा का रूप हुआ करता था उसे हम बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। कौन सी प्रणाली चलती थी? वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद भी धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ने लगी तो कहीं ना कहीं कौड़ियों का इस्तेमाल किया जाने लगा था। ठीक है, तो ये कहाँ से मंगाए जाते थे? मालदीव, श्रीलंका, चीन, पूर्वी अफ्रीका। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों मालदीव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। चलिए, पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई जाने वाली नवीं सदी के बाद की स्मृति शिलाओं पर बने जलपौधों की तस्वीरों से मुख्यतः क्या जानकारी प्राप्त होती है? मतलब भारत जो है, ये भारत के ये जो तट है बच्चों, इस तट को बोलते हैं पश्चिमी तट। बाकी ये वाला जो तट है, इस तट का नाम है पूर्वी तट। ठीक है, तो जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट पर बहुत सारे जहाज आए, तो उन जहाजों के खड़े रहने से या जहाजों के निशान मिलने से हमें किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है? ठीक, तो मूर्तिकला के इतिहास की, पत्थरों पर नक्काशी के ज्ञान की, प्राचीन कालीन समुद्री व्यापार की, जलपोत निर्माण की। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्राचीन कालीन समुद्री व्यापार की। मतलब पहले के समय में भारत में कहीं ना कहीं व्यापार होता था और किसके माध्यम से? ये समुद्र वाले क्षेत्र से व्यापार हुआ करता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाले प्राचीन मार्ग को क्या कहते थे? तो प्यारे बच्चों, एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को महाद्वीपीय मार्ग, रेशम मार्ग, यूरेशियन मार्ग, चीनी महामार्ग। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो एशिया को यूरोप से अफ्रीका को जोड़ने वाले मार्ग को कहते थे रेशम मार्ग। और कहीं ना कहीं चीन से गुजरने के कारण इसको कभी कभी चीनी महामार्ग भी बोल दिया जाता था। ठीक है, बाकी रेशम महामार्ग है लेकिन कभी चीनी महामार्ग भी जैसा आ जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग में किस देश के रेशम का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग में यदि देखा जाए प्यारे बच्चों, चीन, जावा, भारत, जापान। तो रेशम मार्ग जिसे कहीं ना कहीं कैसा मार्ग बोलते हैं बच्चों? सिल्क मार्ग भी कहते हैं। रेशम मार्ग को एक नाम से जानते हैं सिल्क मार्ग। तो इसमें जिस देश का रेशम का व्यापार होता था, ध्यान रखना वो देश था कौन सा? चीन था। चलिए अगला है, रेशम मार्ग का अस्तित्व कब से कब तक रहा? यानी कि देश के अंतर्गत रेशम मार्ग का अस्तित्व ईसा पूर्व से 15वीं सदी तक, 7वीं सदी से 16वीं सदी तक, 19वीं सदी तक, 20वीं सदी तक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे साथियों ईसा पूर्व से 15वीं सदी तक कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसका अस्तित्व था? रेशम मार्ग का अस्तित्व था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 324, नूडल्स पर आधारित पश्चिमी
झटपट तैयार होने वाला खाद्य पदार्थ है, यानी कि एक तरीके से नूडल्स पर आधारित है, पश्चिमी क्षेत्र का है ये, जो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ऐसा खाद्य पदार्थ कौन सा है? पास्ता है, सत्तू है, स्पेगहेत्ती है, सिवैया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा स्पेगहेत्ती, जो एक तरीके से मांस चिकन वगैरह से इस प्रकार से मिलकर बना होता है, लेकिन जिसे जो पतली चपाती के रूप में होता है, जो बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आलू, सोया यानी कि सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि मूलतः कहाँ पाए जाते थे? मतलब मूलतः की बात हो रही है कि मुख्य रूप से अब तो जैसे सभी जगह पाए जाते हैं, लेकिन मूलतः कहाँ पाए जाते थे प्रारंभ में? यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे प्यारे बच्चों सोयाबीन है, मक्का है, इनके बारे में यदि आपने सुना हो तो ये कहीं ना कहीं मूलतः कहाँ पाए जाते थे? पहले अमेरिका में पाए जाते थे बच्चों। ठीक है, तो 325 का आंसर हो जाएगा बी। दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो आप सभी बच्चों को पता होगा, पृथ्वी पर जो महाद्वीप है, पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर महाद्वीप की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी पर महाद्वीप की संख्या है मेरे साथियों 7। कितनी है? 7। उन 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, और इस दक्षिण अमेरिका में एक शहर है जो कि कहीं ना कहीं किस नाम से जाना जाता है? एल डोराडो। ये क्या है? तो वहां स्थान जहां कोलंबस उतरा था, जहां चांदी की खदानें थी, सोने का शहर, एक प्रसिद्ध दास बाजार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोने का शहर। कहा जाता है कि यहाँ पर जो एल डोराडो है, यहाँ पर सोने से भरा हुआ शहर है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण शहर है यहाँ पर। ठीक है, पेरू और मैक्सिको क्यों प्रसिद्ध है? तो कीमती धातु की खदानों के लिए, दास व्यापार के लिए, कृषि उत्पादन के लिए, विदेशी व्यापार के लिए। तो पेरू और मैक्सिको की यदि हम बात करें तो ये खनन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और खनन के अंतर्गत आती है बेटा खदानें। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कीमती धातु की खदानों के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, अफ्रीकी महाद्वीप के देशों का बंटवारा किस सम्मेलन में हुआ? तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, जिसे कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा एक पिछड़ा हुआ महाद्वीप के रूप में जानते हैं, जो कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो गरीबी के अंतर्गत आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत आने वाले देशों का बंटवारा जो हुआ था वो कौन से सम्मेलन में हुआ था? तो प्यारे बच्चों वीना सम्मेलन, बर्लिन सम्मेलन, फ्रैंकफर्ट सम्मेलन, वाशिंगटन सम्मेलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने बर्लिन सम्मेलन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था जो है, पहली चीज तो बता दूं आपको कि गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था क्या है। तो गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था का मतलब प्यारे बच्चों जो क्या है, मजदूर थे, उन मजदूर को दूसरे देश ले जाया जाता था। मजदूर को कहाँ ले जाया जाता था? दूसरे देश में ले जाकर काम करवाता, दूसरे देश में ले जाकर काम करवाने की प्रथा, काम करवाने की एक तरीके से प्रथा को बोलते थे प्यारे बच्चों क्या? गिरमिटिया, काम करवाने की प्रथा। ये जैसे फ्रेंच हो गया, गुयाना हो गया, ऐसे अलग अलग देशों में इनको ले जाया जाता था और वहां पर उनको काम करवाया जाता था। तो इसको समाप्त करने की व्यवस्था जो की गई थी बच्चों 1857 में, 1921 में, 1942 में, 1947 में। तो इस प्रश्न के आधार पर, ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 21। बाकी और इससे पहले भी कुछ लोगों ने प्रयास किया था, जैसे 1917 में भी इसको लेकर प्रयास हुए थे, 1911 में भी हुए थे, लेकिन यहाँ पर समय के अनुसार देखा जाए तो 1921 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बाकी महात्मा गांधी ने भी कहीं ना कहीं गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रयास किए थे। चलिए अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, अब यहां पर सेकेंड वर्ल्ड वार की यदि हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो होता है प्यारे बच्चों का 1939 से 1945, ठीक है, ये याद रखिएगा, के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियां माना गया? जो एक तरीके से धुरी शक्तियां हैं उसके रूप में कौन सामने आया? नाजी जर्मनी, जापान इटली, ब्रिटेन जर्मनी रूस, फ्रांस जर्मनी इटली, ब्रिटेन फ्रांस रूस और अमेरिका। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों ध्यान रखना, नाजी जर्मनी, जापान और इटली, जो किस शक्ति के रूप में माना गया? कहीं ना कहीं धुरी शक्ति के रूप में माना गया। चलिए अगला प्रश्न है 331, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से हुई? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1919 में, 1929, 1939, 1950। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सभी को पता होगा बच्चों, 1929। वहीं यदि हम बात करें 1949 के बारे में तो 1949 में क्या होता है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, जो आरबीआई बैंक है, भारत की सबसे बड़ी बैंक, इस सबसे बड़ी बैंक का क्या हुआ था इस समय? राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि 1949 में आरबीआई का क्या होता है? राष्ट्रीयकरण। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से मित्र राष्ट्र कौन थे? जर्मनी इटली जापान, ब्रिटेन फ्रांस रूस, फ्रांस जापान इटली, जापान जर्मनी तुर्की। तो मित्र राष्ट्र की यदि हम बात करें तो इसमें से जो मित्र राष्ट्र थे बच्चों वो याद रखिएगा ब्रिटेन फ्रांस और रूस थे। चलिए अगला प्रश्न है,
वैश्वीकरण का एक प्रमुख पहलू है। जो वैश्वीकरण है एक तरीके से विश्व को या किसी भी देश को पूरे विश्व के लिए एक तरीके से ओपन कर देना, क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। तो इसका एक और पहलू क्या है? तो औपनिवेशीकरण, विनिमय दरों में सुधार होना, आपसी प्रतिस्पर्धा, उद्योगों का कम वेतन वाले देशों में ले जाना। तो प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण का एक प्रमुख पहलू जो है वो है आपसी प्रतिस्पर्धा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1905 में, 1907 में, 1915 में, 1914 में। तो प्रथम विश्व युद्ध की यदि हम बात करें तो ये शुरू होता है 1914 में, जो कि कब से चलता है बच्चों? तो 1914 से लेकर ये चलता है 1918 तक। और इसी बीच में आपको मैंने बताया था कि गांधी जी क्या आए थे? गांधी जी भारत में आए थे। गांधी जी भारत आए, ये आप लोगों को ध्यान रखना। और गांधी जी भारत कब आए थे? तो ये आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, प्रश्न में लिया था 1915 में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? यानी कि देश के अंतर्गत जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कौन से देश में सबसे पहले हुई थी? तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन की यदि हम बात करें तो इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो इस प्रश्न के यदि हम बात करें कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई थी, तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न के हम उत्तर की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक, औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न, आप लोगों को बताना है इसका उत्तर। चलिए, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? सूती कपड़ा मिल की जो रूपरेखा है प्यारे बच्चों ये किसने तैयार की थी? जॉन राइट ने, रिचर्ड ऑकराइट ने, जेम्स वाट ने, कार्नेगी ने। तो सूती कपड़ा मिल की जो रूपरेखा तैयार की थी बच्चों ध्यान रखना, ये रिचर्ड ऑकराइट ने की थी। वहीं सूती कपड़ा या सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भारत के अंतर्गत जो सूती वस्त्र की राजधानी जिस शहर को कहा जाता है बच्चों, वो कहा जाता है मुंबई को। किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, मुंबई जो है इसे और क्या बोलते हैं? तो इसे 7 टापुओं का शहर बोलते हैं बच्चों, 7 टापुओं का शहर, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और कहीं ना कहीं सूती वस्त्र या सूती मिल के लिए जो फेमस शहर है, एक और शहर है जो कि आपको ध्यान रखना है, मैनचेस्टर, जो कि कहाँ का शहर है बच्चों? तो ये ब्रिटेन का शहर है मैनचेस्टर, जो कि सूती वस्त्र मिल के लिए फेमस है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ये भी कहाँ का है प्यारे बच्चों? इंग्लैंड का शहर है ये। चलिए अगला प्रश्न है 337वां, 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? यानी कि 1840 के दशक तक जो इंग्लैंड है उसका सबसे बड़ा उद्योग कौन सा बन चुका था? लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। और सूती वस्त्र के लिए ही फेमस शहर मैंने आप लोगों को यहाँ का बताया है, वह शहर कौन सा था? मैनचेस्टर। और इसी मैनचेस्टर की संज्ञा फिर भारत के शहरों को दी गई। जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर जैसे कहा जाता है कानपुर को। ठीक, वहीं प्यारे बच्चों जैसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है बच्चों कोयम्बटूर को, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई। कि मुंबई में पहली बार जो कपड़ा मिल स्थापित की गई थी बच्चों, ये कब और कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने 1854 में, 1830 में, 1840 में, 1790 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि मुंबई में पहली बार कपड़ा मिल की जो स्थापना हुई थी बच्चों, वो हुई थी 1854 में। कब हुई थी? 1854 में हुई थी, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी छलांग लगाई? मतलब वहाँ कौन सी सदी है जब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों क्या साक्षर की दिशा में लंबी छलांग लगाई? तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन में है आप लोग सामने 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 19वीं सदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 2 फारसी अखबार जमा ए जहानामा और शमसुल अखबार प्रकाशित हुए। यानी कि ये दोनों जो अखबार है ये कब प्रकाशित हुए? 1882 में, 1892 में, कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1897 में या 1905 में। प्यारे बच्चों बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ठीक, तो यदि हम बात करें तो इस प्रश्न के उत्तर की, तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा 1822। ठीक, 2 फारसी अखबार जमा ए जहानामा और शमसुल की यदि हम बात करें तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या आप लोगों के सामने? 1822 में। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है बच्चों। चलिए बच्चों, प्रश्न है आप लोगों के सामने, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, किसने कहा था? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इसमें बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, किसने कहा था? ठीक, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन हो जाएगा मार्टिन लूथर, योहान गुटेनबर्ग, लुईस मुर्शियर, इरेस्मस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? लुई मुर्शियर, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। 341 का उत्तर हो जाएगा सी, 342। चलिए प्रश्न है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन 3 राष्ट्रों में आई थी? प्यारे बच्चों, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन 3 राष्ट्रों में आई थी? चीन, जापान, कोरिया। कोरिया, जापान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, चीन, कोरिया, चीन, पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने और बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है, वो हो जाएगा प्यारे बच्चों कौन सा? ए वाला। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने 343वां, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जापान की जो सबसे पुरानी पुस्तक है कौन सी? डायमंड सूत्र। 1822 में, 1844 में, 1868 में, 1878 में, 1800 नहीं। अगला प्रश्न है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? 822 ईस्वी में, 844 ईस्वी में, 868 ईस्वी में, 878 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, जापान की यदि हम बात करें तो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने 868 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना राजा राममोहन राय, शिवानी, जयदेव या विवेकानंद। तो गीत गोविंद के जो लेखक थे या गीत गोविंद की जो रचना की थी प्यारे बच्चों, ध्यान रखना यह किसके द्वारा की गई थी? जयदेव के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 16वीं सदी में यूरोप के बाजार में कितनी मुद्रित किताबें आई? तो जो 16वीं सदी थी उसमें यूरोप के बाजार में कितनी मुद्रित किताबें आई थी? तो ऑप्शन में है प्यारे बच्चों 4 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। तो इस प्रश्न के हम उत्तर की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 20 करोड़। कितनी आई थी? 20 करोड़ आई थी, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, पत्रिकाओं का प्रकाशन किस सदी में शुरू हुआ था? तो पत्रिकाओं का जो प्रकाशन था 15वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में। तो पत्रिकाओं का जो प्रकाशन हुआ था प्यारे बच्चों एक्चुअल तरीके से जो हुआ था, सही तरीके से देखा जाए तो वो हुआ था 19वीं सदी में। बाकी कुछ स्थानों पर 18वीं सदी भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका जो विकास हुआ था ये कौन सी सदी में हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है 19वीं सदी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी है। तो बेल्जियम की राजधानी की यदि हम बात करें ब्रुसेल्स, लेबनान, कोलंबो, टोक्यो। तो बेल्जियम की जो राजधानी है बच्चों ध्यान रखना वो क्या है? ब्रुसेल्स है। ठीक है, लेबनान की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है बच्चों? तो लेबनान की राजधानी बैरूत है, ये आपको ध्यान रखना है। कोलंबो किसकी राजधानी हुआ करती थी पहले? तो ये हुआ करती थी श्रीलंका की, जो कि आपको ध्यान रखना, अब जयवर्धनपुर भी नाम आता है। टोक्यो किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो जापान की जो राजधानी है प्यारे बच्चों वो टोक्यो है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है धन बल यानी कि पैसा होना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अशिक्षा, निरंकुशता। तो सभी बच्चा कोई भी इसका आंसर लगा देगा कि लोकतंत्र यदि किसी देश में है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। चलिए अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है भारत, पाकिस्तान, जापान, ब्रुसेल्स। तो यूरोपीय संघ का मतलब जो यूरोप के अंतर्गत आने वाले देश है, उन देशों में से लगभग 29 से 30 देशों का एक संगठन है जिसे यूरोपीय संघ कहा जाता है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं यूरोप पर आने वाले संकट के लिए हमेशा तत्पर रहता है और इस संघ के अंतर्गत जो शामिल देश है उन देशों की सुरक्षा का जो दायित्व है एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों वो किसका है? यूरोपियन यूनियन का है। तो इसका मुख्यालय यदि देखा जाए तो इसका मुख्यालय कहां पर है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? तो जो वोट डालने की उम्र है भारत के अंतर्गत प्यारे बच्चों कितनी है? 18, 21, 23, 17। तो वोट डालने की उम्र की यदि हम बात करें तो यह उम्र हो जाएगी कितनी साल? 18 साल हो जाएगी, 18 वर्ष। बाकी 21 वर्ष आप लोगों को पता होना चाहिए कि 21 वर्ष उम्र जो है वो किसके लिए है? विवाह के लिए है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक, और विवाह में भी यदि मेल की यदि हम बात करें तो 21 वर्ष है और फीमेल की यदि हम बात करें तो प्यारे बच्चों फीमेल के लिए कितनी है? 18। ये 18 बात बता रहा हूं किसके लिए? विवाह के लिए। ठीक, बाकी वयस्क के लिए कितनी है? 18 है, ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए अगला प्रश्न है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? जो श्रीलंका देश है इसमें गृह युद्ध की समाप्ति जो हुई थी ये कब हुई थी? 2002, 2007, 2009, 2011। तो श्रीलंका में बच्चों गृह युद्ध की समाप्ति जो हो गई थी ये हो गई थी 2009 में। चलिए, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। एक तरीके से देखा जाए प्यारे बच्चों तो संघ सरकार का जो उदाहरण है वह उदाहरण हो जाएगा आप लोगों के सामने क्या? अमेरिका। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1953, 22 दिसंबर 1954, 22 दिसंबर 1955, 22 दिसंबर 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर जिसे कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा, इसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। फजल अली आयोग। इसे फजल अली आयोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था फजल अली था बच्चों, इसलिए इसको फजल अली आयोग कहा जाता है। तो इस आयोग का जो गठन हुआ था, स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1953। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? प्यारे बच्चों, संविधान का रक्षक राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, कानून मंत्री को। तो संविधान का जो रक्षक कहा जाता है वो कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ पर है? तो 124 में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, बाकी आप लोगों को मैं बता दूं प्यारे बच्चों, इस क्लास के अंतर्गत टोटल आपको 301 से लेकर 400 तक प्रश्न मिलने वाले हैं। और इससे पहले सर 1 से लेकर 300 तक कहाँ मिलने वाले हैं? तो प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो पूरे वीडियो को देखिएगा, जो सीरीज चल रही है उस पूरी सीरीज को देखिएगा, आपको तमाम प्रश्न इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ये किसके लिए है? तो ये रीड के अंतर्गत जो लेवल 2 है उस लेवल 2 के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि सामाजिक अध्ययन जो है वो लेवल 2 में है, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सारी चीज़ों को शामिल करके दिया गया है। तो इस क्लास में आपके सभी प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, सभी को मिक्स करके आप लोगों के लिए 1000 प्रश्न की सीरीज बनाई गई है। चलिए अगला प्रश्न है 355वां, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है, संघ सूची पर, राज्य सूची, सुरक्षा पर या संवर्ती सूची। मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, तो दोनों किस पर कानून बना सकती है? तो वो बना सकती है संवर्ती सूची पर। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसका है? केंद्र का है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल किस पर है? किसका है बच्चों? राज्य का है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र? तो यह आपको पता ही है, 18 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का विषय है? राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा की यदि हम बात करें बच्चों, आप लोगों के सामने बेहतरीन और शानदार प्रश्न आ सकता है, और वो क्या आ सकता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। ठीक, तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने वो हो जाएगा शिक्षा जो है बच्चों संवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का है? समवर्ती सूची का विषय है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जो एग्जाम में आता है और बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न आते हैं जो बार बार आप लोगों को फंसाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, और बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न, ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय है? तो ग्रामीण स्थानीय सरकार, जो ग्राम के अंतर्गत जो सरकार है, एक तरीके से उसे हम क्या बोलते हैं? उसे जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायती राज, नगर पालिका। तो इसे बोलते हैं पंचायती राज। ठीक, एक तरीके से पंचायती राज जो है बच्चों किसकी देन है? ये महात्मा गांधी की। ठीक, और महात्मा गांधी के विचारों पर ही आप लोगों को पता होगा, ग्राम पंचायतों को लेकर भारत के संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया था, जो कि आर्टिकल नंबर 40, जो कि पंचायतों से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 358 का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों कौन सा? सी। चलिए अगला प्रश्न है, संघ सूची का विषय नहीं है, ऐसा विषय जो संघ सूची का नहीं है वह कौन सा है? मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी मामले और कानूनी व्यवस्था। तो एक तरीके से इस प्रश्न के हम उत्तर की यदि हम बात करें बच्चों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था जो है ये संघ सूची का विषय नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, और बहुत ही शानदार प्रश्न है, 360 इनमें से कौन लोकमत के मार्ग में बाधक है? जो लोकमत है, लोगों के मत है, उनमें बाधक के रूप में उत्पन्न करता है।
जातिवाद, शिक्षा, जागरूकता, स्वतंत्रता। सीधी सी बात है, शिक्षा यदि जिसके अंतर्गत होगी वो किसी चीज़ में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, जागरूकता जिसमें होगी वो भी नहीं करेगा, आज़ादी जिसके अंतर्गत है वो भी नहीं। लेकिन जातिवाद जो है एक तरीके से किसके मार्ग में बाधक उत्पन्न करती है, लोकमत के मार्ग में बाधक उत्पन्न करती है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण है, लोकसभा में है, राज्यसभा में है, विधानसभा में है, पंचायती राज संस्थाओं में है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण की यदि हम बात करें तो ध्यान रखना ये कहाँ पर है, पंचायती राज संस्थाओं में है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हालांकि महिलाओं के आरक्षण की यदि हम बात करें तो बहुत स्थानों पर महिलाओं को क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तरीके से आप सभी लोगों को पता होगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही आजकल भारत सरकार जो है कहीं ना कहीं किसके लिए आगे बढ़ रही है, आरक्षण के लिए। महिलाओं को ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनको देखा जाए तो कहीं क्या मिल सकता है, आरक्षण, जो कि जरूरी भी है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है, मतलब परिवार से जुड़ा हुआ कानून कौन सा है, विवाह और तलाक, वंशानुक्रम, दत्तक ग्रहण, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, दत्तक ग्रहण मतलब गोद लेना। तो ये सारे के सारे जो शब्द दे रखे हैं, इन सभी का जो संबंध है वो किससे है, पारिवारिक कानून से। तो 362 का आंसर हो जाएगा डी। धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता है, उक्त कथन है। ये जो बात कही गई है कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है, महात्मा गांधी का, जयप्रकाश नारायण का, पंडित नेहरू का, रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, कौन से विभाजन की बात करते हैं बच्चों, लैंगिक विभाजन की। ठीक, तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो एक तरीके से जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि स्त्री को काम करने के बदले में कम वेतन मिलता था, लेकिन आप लोगों को पता है अब जो है भारत में संविधान लागू कर दिया जो कि सभी को समान रूप से वेतन देने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, चलिए 364 का आंसर है बी। 365, राजनीतिक दल में शामिल होते हैं नेता, सक्रिय दल, अनुयायी, शासकीय कर्मचारी नेता, समाज सेवक, किसान संगठन, छात्र, व्यापारी। तो भैया जो राजनीतिक दल में शामिल होते हैं उसमें शामिल कौन होता है, तो जो ऐसे नेता जो सक्रिय होते हैं, एक तरीके से जो एक्टिव होते हैं, वह इसमें शामिल होते हैं। किशन पटनायक किस प्रदेश से संबंधित हैं, तो किशन पटनायक उड़ीसा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो बहुत अच्छा प्रश्न आता है प्यारे बच्चों कि जो किशन पटनायक है वो कहाँ से संबंधित है, तो किशन पटनायक संबंधित है भारत के कौन से राज्य से, उड़ीसा से, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 366 का है क्या, उड़ीसा। अब सभी बच्चों को एक प्रश्न दे रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, इनका संबंध जो है वो कौन से स्थान से है। नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री, इनका संबंध कौन से स्थान से है। चलिए अगला प्रश्न है, द्विदलीय शासन व्यवस्था है। एक तरीके से द्विदलीय शासन व्यवस्था का मतलब जहां पर दो दलों का शासन होता है। कितने दल का बच्चों, जहां पर दो दल का शासन हो, ऐसी शासन व्यवस्था को हम बोलते हैं क्या, द्विदलीय शासन व्यवस्था। तो ऐसी चीन में है, अमेरिका में है, भारत में है, फ्रांस में। तो ऐसी व्यवस्था यदि देखा जाए तो प्यारे बच्चों कहां पर है, ये अमेरिका में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन ऑप्शन के मुताबिक इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो जनसंघ के जो अध्यक्ष थे या संस्थापक थे बच्चों, उनमें नाम आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 368 का उत्तर हो जाएगा ए वाला, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं मैं आप लोगों को बता दूं जैसे कि क्या, तो जैसे भारत आज़ाद हुआ 1947, तो 1947 से लेकर कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा कब तक, 1977 तक यदि देखा जाए तो किसकी सरकार थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन पहली बार आप लोगों को पता है, पहली बार की यदि मैं बात करूं, गैर कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने थे, गैर कांग्रेस पीएम। तो पहले गैर कांग्रेस पीएम जो थे, यानी कि जो कांग्रेस के नहीं थे, तो उनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और प्यारे बच्चों यदि हम देखा जाए तो ये जनता पार्टी के
कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बने थे। कौन सी पार्टी? जनता पार्टी। और वहीं आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों ने सुना होगा कि मोरारजी देसाई ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया था। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे तो काशीराम, शाहू महाराज, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक के रूप में जिसका नाम आता है बच्चों, ध्यान रखना, वो नाम आता है काशीराम। ठीक है, 369 का ए। चलिए अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है? कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं देरी हो जाती है और निर्णय लेने में कहीं ना कहीं क्या होती है? देरी होती है। क्यों होती है? तो सरकार फैसला लेने से डरती है, सरकार निर्णय लेने में हिचकिचाती है, लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है, एक लोकतांत्रिक सरकार त्वरित निर्णय लेने में रुचि नहीं रखती। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर क्या करती है? आधारित रहती है। चलिए, लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं हो सकता? मतलब लोकतंत्र में आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनका कौन सा गुण सही नहीं है? समानता का पोषक, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, बहुसंख्यकों का शासन, विभिन्नताओं में सामंजस्य की क्षमता। तो बहुसंख्यकों का जो शासन है ये एक तरीके से देखा जाए बच्चों तो लोकतंत्र का सही गुण नहीं है, बल्कि सभी को समान रूप से पोषण प्राप्त हो, सभी की व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि हो और विभिन्नता में कहीं ना कहीं सामंजस्य की क्षमता हो, ये सारे लोकतंत्र के गुण हैं। लेकिन बहुसंख्यकों का शासन हो, ये लोकतंत्र का गुण नहीं है बच्चों। तो 371 का सी। 372, किस प्रकार का शासन व्यवस्था आमतौर पर सामाजिक प्रतिद्वंद्विता को कम करने और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करने के लिए प्रक्रिया विकसित करती है? लोकतांत्रिक शासन, तानाशाही शासन, गैर लोकतांत्रिक शासन, इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, लोकतंत्र की बात हो रही है तो प्यारे बच्चों कौन सा शासन होगा यहाँ पर? लोकतांत्रिक शासन होगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 372 का ए। टोटल 400 यानी कि 400 क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है और मिल भी रही है ये। ठीक है, चलिए, लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है? तो लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार लोकतंत्र मूल की सरकार, समय और धन का अपव्यय, विविधताओं का साम्राज्य, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो लोकतंत्र के परिणामों की यदि हम बात करें तो लोकतंत्र के परिणाम का सही उद्देश्य क्या होता है? तो लोकतंत्र के परिणाम का सही उद्देश्य होता है कि सभी को समान रूप से आगे बढ़ाना। ठीक, सभी को समान रूप से क्या प्राप्त हो बच्चों? समान रूप से अधिकार प्राप्त हो, समान रूप से समान अधिकार प्राप्त हो। और ये सभी को समान रूप से समान अधिकार कब प्राप्त होंगे? जब एक तरीके से देखा जाए तो उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो। ठीक है, कुछ जगह पर इसका स्थान विविधताओं का साम्राज्य दे रखा, लेकिन वो सही नहीं है। अपने मुताबिक यदि देखा जाए प्यारे बच्चों तो एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था इसका सही होगा। मतलब एक उत्तरदायी जिसके हाथ में जो सत्ता का विकेंद्रीकरण कर सके, जो सत्ता को अच्छे से चला सके, वही अच्छी व्यवस्था को आधार दे सकता है। चलिए, भारतीय लोकतंत्र कैसा है? एक सफल लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दोनों हैं, एक असफल लोकतंत्र है। तो भारतीय लोकतंत्र जो है वो दोनों हैं, एक सफल लोकतंत्र भी है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। चलिए, लोकतंत्र का सबसे बेहतर रूप है क्योंकि, यानी कि लोकतंत्र जो है बच्चों सरकार का सबसे बेहतर रूप है क्योंकि यह नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, संघर्ष को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, लोकतंत्र जो है वो नागरिकों के बीच समानता को भी बढ़ाता है, व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ाता है और संघर्ष को हल करने के लिए विधि प्रदान भी करता है, इसलिए उपरोक्त सभी। 376, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है प्यारे बच्चों नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किस पर? विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चलिए, अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। लोगों के बीच संघर्ष को समाप्त किया है, किसने? लोकतंत्र ने। लोगों में आर्थिक असमानताओं को समाप्त किया है, हाशिए के वर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना इससे जुड़े मतभेदों को समाप्त किया है, या राजनीतिक असमानता के विचार को खारिज किया है। तो प्यारे बच्चों 377 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने डी, यानी कि राजनीतिक असमानताओं के विचार को खारिज किया है। चलिए, अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का परिणाम है जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक कल्याण में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, या उपरोक्त सभी। तो आर्थिक विकास का जो परिणाम है मेरे प्यारे साथियों वो क्या हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। यदि व्यक्ति के जीवन का स्तर अच्छा है, यदि उसका कल्याण हो रहा है और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही है, तो मानिए उसका क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। चलिए, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है? जो देश के अंतर्गत जो लोग रह रहे हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय की गणना उस देश की जनसंख्या से, विश्व की जनसंख्या से, राज्यों की जनसंख्या से, अन्य देश की जनसंख्या से। तो प्यारे बच्चों, देश की प्रति व्यक्ति आय की जो गणना की जाती है वो की जाती है किससे? उस देश की जनसंख्या से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 379। तो उस देश की जनसंख्या से कहीं ना कहीं क्या किया जाता है बच्चों? प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। और वहीं यदि हम भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो भारत की प्रति व्यक्ति आय वहीं 2023-24 की बात करें बच्चों कि 2023-24 में कितनी थी? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, लगभग 2.12 लाख रुपए के लगभग क्या थी? ये लगभग बता रहा हूं बच्चों, लगभग, है ना। तो 2.12 लाख रुपए के लगभग भारत की क्या थी? प्रति व्यक्ति आय थी, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम में प्रश्न आता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। और डॉलर के रूप में यदि हम बात करें तो डॉलर के हिसाब से कितने डॉलर मानी जाती है ये? तो डॉलर के हिसाब से लगभग 2500 डॉलर बच्चों। कितने डॉलर? ये 2500 डॉलर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 380। विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। जो विकसित देश है उसमें प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनका उपयोग कैसा होता है? तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अति अल्प, बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत, बहुत अधिक। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, सीधी सी बात है, उद्योगों का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बहुत अधिक। सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? उसकी प्रति व्यक्ति आय के ऊपर, औसत साक्षरता पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या उपरोक्त सभी? तो सामान्यतः विकास जो है वो निर्धारित किया जाता है बच्चों इन सभी चीजों को ध्यान में रख के, इन सभी चीजों को देखते हुए उस देश के विकास के आधार को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, 382। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज में किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ऐसा कौन सा देश है जिसकी स्थिति भारत से अच्छी है? किसके मामले में? मानव विकास सूचकांक में। ठीक, तो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों श्रीलंका। भारत की यदि हम बात करें तो भारत के पड़ोसी देश आप लोगों को याद रखना है, अफगानिस्तान है। ठीक, वहीं पड़ोसी देशों में आप लोगों को ध्यान रखना है पाकिस्तान है, वहीं आपको ध्यान रखना है चाइना है। ठीक है, वहीं आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों नेपाल है। नेपाल के साथ साथ आप लोगों को पता होगा भूटान है। भूटान के साथ साथ आप लोगों को याद रखना है म्यांमार, और म्यांमार के साथ याद रखना है बांग्लादेश। ये सारे वह देश है जो भारत के क्या है? पड़ोसी देश। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है, जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। चलिए, सतत विकास किसके अधिक उपयोग पर केंद्रित है? जो सतत विकास है वो किसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के ऊपर केंद्रित है? अक्षय संसाधन, अबायोटिक संसाधन, कृषि संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। तो सतत विकास जो है ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त ना हो प्यारे बच्चों, तो ऐसे संसाधन के ऊपर डिपेंड है, तो अक्षय संसाधन पे है। और कहीं ना कहीं ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तो वो प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर अक्षय संसाधन भी हो सकता है, और कुछ जगह प्राकृतिक संसाधन दे रखा है तो यह भी हो सकता है। चलिए, एचडीआई का पूरा नाम क्या है? तो एचडीआई का पूरा नाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। तो इसका मतलब मानव विकास सूचकांक है, मानव विकास संकेतक है, या उच्च विकास सूचकांक है, या बाधित विकास संकेतक है। तो एचडीआई की यदि हम बात करें प्यारे साथियों, तो एचडीआई का हिंदी में जो मतलब होता है यह आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है मानव विकास सूचकांक। क्या होता है बच्चों? मानव विकास सूचकांक। वहीं एचडीआई का आया है तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका इंग्लिश में क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करने वाला संस्थान है यूएनडीपी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है ये? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। ये किस चीज को बताता है? तो जो एक देश होता है उस देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है बेटा। ठीक है, तो सामाजिक और आर्थिक विकास को दर्शाने वाला है। इसको सबसे पहली बार कब दर्शाया गया था? एचडीआई इंडेक्स। तो प्यारे बच्चों, एचडीआई इंडेक्स को पहली बार जारी किया गया था 1990 में, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और वहीं मैं आप लोगों को बता दूं कि मानव विकास सूचकांक जो है एचडीआई है, ये किसके दिमाग की अवधारणा है या किसके मन की अवधारणा है? तो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। कहाँ के बच्चों?
पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जिनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, महबूब उल हक के द्वारा। महबूब उल हक यानी कि किसके, महबूब उल हक किसके दिमाग की उपज है? तो ये महबूब उल हक के दिमाग की उपज है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि मैंने आपको बता दिया है। औसत आय को और किस नाम से जाना जाता है? तो मानव विकास सूचकांक, यूएस डॉलर, सीमांत आय या प्रति व्यक्ति आय? तो औसत आय को जिस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों वो है प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। भारत मानव विकास सूचकांक में किस श्रेणी में आता है? तो भारत मानव विकास सूचकांक में उच्च में, अति उच्च में, मध्यम में, निम्न में? तो भारत बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, यानी कि बीच की श्रेणी में आता है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मध्यम। चलिए, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद, बड़ी विकास योजना, बड़े घरेलू उत्पाद, सकल डेयरी उत्पाद। तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कि जो देश की सीमा है प्यारे बच्चों, उस देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं के कुल मूल्य को हम क्या बोलते हैं? तो देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित और वस्तुओं के सेवाओं के कुल मूल्य को बोला जाता है जीडीपी। क्या बोला जाता है बच्चों? जीडीपी बोला जाता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम रिलायंस कंपनी में लागू नहीं होगा? कौन सा अधिनियम रिलायंस कंपनी में लागू नहीं होगा? कारखानों का अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ग्रेच्युइटी अधिनियम का भुगतान, इनमें से सभी? तो रिलायंस कंपनी में जो अधिनियम लागू नहीं होगा बच्चों, वो लागू नहीं होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और इसी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की यदि हम बात करें बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जिस नाम से अब जाना जाता है उसे मनरेगा भी कहते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और जबरदस्त और शानदार प्रश्न है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने दे रखा है। क्या दे रखा है? चलो देखते हैं। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो सकल घरेलू उत्पाद का मापन केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, दोनों या कोई नहीं? तो सकल घरेलू उत्पाद का जो मापन करता है मेरे प्यारे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ये करती है केंद्रीय सरकार। ठीक, तो केंद्र सरकार जो है इसके अंतर्गत जो एक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग होता है, कौन सा? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग होता है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, जिसके द्वारा मेरे प्यारे साथियों कहीं ना कहीं सकल घरेलू उत्पाद का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। चलिए, सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है? तो प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में या सभी में? तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है मेरे प्यारे साथियों, ये जिसमें हुई है वह क्षेत्र कौन सा है? तृतीयक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? तो द्वितीयक क्षेत्र में के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों उद्योग। तीसरे क्षेत्र में कौन सी चीज आती है? तो सेवा, या फिर हम यूं बात करें कि नौकरी जो आती है वो तीसरे क्षेत्र में आती है। तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। चलिए अगला प्रश्न है 391। जब हम गन्ने का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं तो हम बनाते हैं, जब हम गन्ने का उपयोग करते हैं तो कच्चे माल के रूप में क्या बनाते हैं? चीनी या गुड़, मिठाई, शरबत या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जब हम गन्ने का कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं तो प्यारे बच्चों इसका बनाते हैं हम या तो चीनी बनाते हैं या फिर गुड़ बनाते हैं। चलिए, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों का योगफल कहलाता है। जो तीनों क्षेत्र कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, कृषि, उद्योग और सेवा, इन तीनों के योगफल की यदि हम बात करें तो उसे क्या बोलते हैं? सकल डेयरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, महान घरेलू, सकल उत्पाद। तो इस प्रश्न का खूबसूरत उत्तर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। चलिए 393, मुद्रा के निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? मुद्रा से सबसे ज्यादा लाभ किसको है? मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ है, मुद्रा से उत्पादक को लाभ है, मुद्रा पूंजी निर्माण में सहायक है, उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों यदि देखा जाए तो उपभोक्ता कौन होता है? जो उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, उत्पादक कौन? जो उसको बनाता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें 393 का उत्तर हो जाएगा मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ होता है जो इसका इस्तेमाल करता है। 394, आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। तो आय और उपभोग का जो अंतर है प्यारे साथियों ये कहलाता है बचत, या फिर कहलाता है विनियोग, या फिर कहलाता है आप लोगों के सामने उपभोग की प्रवृत्ति, या फिर जैसे कहीं ना कहीं उसे प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या? आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा बचत।
तो आय और उपभोग का जो अंतर कहलाता है वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? तो वो कहलाता है आप लोगों के सामने क्या? बचत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आप लोगों के सामने है 1934, 35, 1948, 1951। तो प्यारे बच्चों, बैंकों की बैंक जिसे कहा जाता है वो आरबीआई है। जो पैसों का निर्गमन करता है प्यारे बच्चों, वो बैंक कौन सी है? आरबीआई है। मौद्रिक नीति को बनाने वाली बैंक कौन सी है? तो मौद्रिक नीति को बनाने वाली बैंक है कौन सी? आरबीआई। व्यावसायिक बैंक को लोन देने का काम, व्यावसायिक बैंक को लोन देने का काम कौन करती है? तो आरबीआई। तो बस एक काम जो कि आपको ध्यान रखना है, 1 रुपए के नोट का निर्गमन कौन करता है? तो 1 रुपए के नोट का निर्गमन करता है प्यारे बच्चों कौन? वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1934 के एक्ट के तहत 1935 में इसकी स्थापना होती है। स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है प्यारे बच्चों वो कहां पर है? तो वर्तमान में मुंबई में है। ये आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में कहां पर? मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण मैंने आप लोगों को बताया है, इससे पहले कि राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949 में। चलिए, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था? तो विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था? वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, चेक या इनमें से कोई नहीं। तो 396 का हो जाएगा ए वाला, वस्तु विनिमय प्रणाली। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वस्तुओं का क्या करना बच्चों? आदान प्रदान करना। चलिए, आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था की प्रकृति का श्रेय किसको दिया जाता है? यानी कि जो वर्तमान युग है, यानी कि आधुनिक युग है ना, उसमें अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति है इसका श्रेय किसको दिया जाता है? मुद्रा को, उद्योग को, कृषि को, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति का श्रेय दिया जाता है बच्चों, वो दिया जाता है मुद्रा को। और भारतीय मुद्रा जो है वो सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय मुद्रा क्या है। तो भारतीय मुद्रा जो है वो है रुपया। क्या है? रुपया है, ये आपको ध्यान रखना है। 398, ऋण का औपचारिक स्रोत क्या है? यानी कि जहां से व्यक्ति को ऋण प्राप्त होता है एक तरीके से औपचारिक रूप से नियम कानून के मुताबिक, तो वह क्या है? नियोक्ता, रिश्तेदार, सहकारी समिति या मित्र? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? सहकारी समिति। 399, सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सरकार के द्वारा जो निर्धारित बाधाएं थी या फिर जो प्रतिबंध थे उनको हटाने की प्रक्रिया वैश्वीकरण, निजीकरण, राष्ट्रवाद या उदारीकरण? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरे प्यारे साथियों, इसे बोलते हैं उदारीकरण। क्या बोलते हैं? उदारीकरण। मैंने आप लोगों को बताया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत जो होती है कब होती है? 1991 में। चलिए, किस वर्ष सरकार ने भारत में विदेशी व्यापार और निवेश पर बाधाओं को दूर करने का निर्णय लिया? तो 1993, 1992, 1991, 1990। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने क्या? इसको ऐसा नहीं पूछा उन्होंने कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई, उन्होंने दूसरे तरीके से दिया है। वो फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताया है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1991 में। आप लोगों के लिए 1-2 प्रश्न और हैं। विभिन्न देशों के बीच संबंध औस्र तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, अंतरराष्ट्रीयकरण? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? वैश्वीकरण। आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है आप लोगों के सामने कि वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है? कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या उपरोक्त सभी? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने टोटली 400 प्रश्नों को कवर किया है मेरे प्यारे साथियों। यदि आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखा है और यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से ही हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।